अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अरस्तू राजनीति विज्ञान के पिता हैं और उन्होंने राजनीति में बहुत सी ऐसी अवधारणाएं दी हैं जो आज भी मान्य हैं। जैसे राज्य की एक बहुत ही सुंदर अवधारणा हमने पढ़ी है और इसी क्रम में हम संविधानों की अवधारणा को उनकी देखेंगे। संविधान देखिए कितना हमें आज का शब्द लगता है, लेकिन इसका प्रयोग अरस्तू ने जो कि यूनान के विचारक रहे हैं, हज़ारों साल पहले कर लिया था। तो अब वो क्या समझते हैं संविधान को लेकर के और क्या उनका दृष्टिकोण है, आइए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम उनके अनुसार संविधान की जो परिभाषा है उसको हम लेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने संविधान को दो प्रकार से परिभाषित किया है। एक तो संविधान की नैतिक परिभाषा है और दूसरी है राजनैतिक परिभाषा। तो अब यहाँ पे नैतिक परिभाषा बहुत व्यापक है और उसके अंतर्गत संविधान को पूरी एक जीवन पद्धति माना गया है और उसको जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम दिया गया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज संविधान की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनके अंदर हमको ये बात दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा जो उसका राजनीतिक पहलू है वो आज भी मान्य है और उसके अंतर्गत उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से परिभाषा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संविधान राज्य में विभिन्न पदों का संगठन करता है, पदों के वितरण की व्यवस्था करता है, यानी कौन किस पद पर होगा, और संविधान ही सर्वोच्च सत्ता का निर्धारण करता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो किस में निहित होगी, और संविधान राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात अरस्तू के संविधान की परिभाषा में हमको देखने को मिलती है और ये बहुत कुछ आधुनिक समय में जो संविधान की परिभाषाएं हैं उनसे थोड़ी व्यापक है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और उनके द्वारा संविधानों के वर्गीकरण का एक बहुत ही सुंदर तरीका प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग संविधानों का के बारे में उन्होंने बताया है, वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पे एक तो संख्या को आधार बनाया है कि एक व्यक्ति शासन कर रहा है या दो व्यक्ति शासन कर रहे हैं या बहुत सारे व्यक्ति शासन कर रहे हैं, तो इसको आधार बनाया है। दूसरा आप देखिए, दूसरा आधार है नैतिक आधार, जिसके अंदर है शासन का उद्देश्य क्या है, कि शासन किस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है, उसका रूप सही है यानी वो अच्छा लक्ष्य लेकर चल रहा है, अपने स्वाभाविक रूप में है, या उसका रूप बिगड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है। अब यहाँ पे इन दोनों का उन्होंने तालमेल बिठाया है। अब वो तालमेल किस तरीके से बिठाते हैं, देखिए इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये हम पढ़ रहे हैं संविधानों का वर्गीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तू ने बहुत ही तरीके से इसको वर्गीकृत किया है। यदि एक व्यक्ति शासन कर रहा है और उसका उद्देश्य नैतिक है तो वो राजतंत्र है व्यवस्था, और यदि उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, विकृत है या वो बिगड़ा हुआ रूप है उसका, वो अत्याचार बहुत करता है, तो वो निरंकुश तंत्र के रूप में सामने आता है। इसी तरीके से जब कुछ व्यक्ति शासन करते हैं तो उसके अंदर अगर उसका बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर शासन करते हैं तो वो कुलीन तंत्र है, और यदि वही भ्रष्ट हो जाते हैं या उनका पथ भ्रमित हो जाता है तो वो ही वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में शासन कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि एक व्यक्ति शासन करे तो वो अच्छा रूप तो राजतंत्र, बिगड़ा हुआ निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्ति यदि शासन करें तो उसका अच्छा रूप कुलीन तंत्र और उसका बिगड़ा हुआ रूप वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। इसके बाद आगे आप देखिए, अनेक व्यक्ति जब शासन करें तो उसके अंदर अगर वो अच्छा है शासन तो वो कहलाता है संयत प्रजातंत्र। उसको एक नाम दिया है अरस्तू ने जिसको कहा है पॉलिटी। और यदि उसका उद्देश्य बिगड़ा हुआ है तो उसको नाम दिया है उन्होंने
भीड़तंत्र या जिसे आज हम कहते हैं प्रजातंत्र। तो ये एक संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा दिया गया है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो अरस्तु इनमें से सबसे अच्छी शासन व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से जिसे मानते हैं वो है राजतंत्र। लेकिन अरस्तु प्रैक्टिकल है, इसलिए वो व्यवहार में जिस शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो है संयत प्रजातंत्र, या जिसको उन्होंने नाम दिया है पॉलिटी। इसको वो व्यवहार में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं। और सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था वो जिसको मानते हैं वो है भीड़तंत्र या प्रजातंत्र। तो ये अरस्तु ने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें संख्या को भी आधार बनाया है और साथ में शासन के उद्देश्यों को भी आधार बनाया है। इसके बाद आगे हम चलते हैं और इसके अंदर अरस्तु ये बात कहते हैं अपने संविधानों के वर्गीकरण में कि एक शासन व्यवस्था सदैव नहीं रहती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। वो व्यवस्था अच्छी से बुरी और बुरी से अच्छी में परिवर्तित होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो इसको इन्होंने संविधानों का परिवर्तन चक्र प्रस्तुत किया है। और आप देखिए अब संविधानों के इस परिवर्तन चक्र में जैसा देखने में आ रहा है कि यदि राजतंत्र बहुत अच्छा शासन कर रहा है तो वो कुछ समय बाद वो भ्रष्ट हो जाता है और निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। बहुत समय तक निरंकुश तंत्र की सत्ता रहती है और जब जनता उससे परेशान हो जाती है निरंकुश शासक से, तो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं और शासन की सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इससे कुलीन तंत्र अस्तित्व में आता है। कुलीन तंत्र कुछ समय तक बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है और क्योंकि उसने सत्ता ली है निरंकुश तंत्र से तो वो कुछ समय तक बहुत अच्छे से कार्य करता है, लेकिन बाद में वो भी भ्रष्ट हो जाता है और फिर इस तरीके से वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र अस्तित्व में आता है। धनिक तंत्र के अत्याचारों से भी बहुत अधिक जनता जब परेशान हो जाती है तो वो नेचुरल है विद्रोह करेगी और फिर एक संयत प्रजातंत्र जो जनता का शासन होता है वो अस्तित्व में आता है, जो एक सही उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी त्रुटियां आने लगती हैं और ये आगे चलकर संयत प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होने के बाद जो बुराइयां उसमें आ जाती हैं, जिसे आज हम प्रजातंत्र के दोष कह सकते हैं, बहुत से वो इसमें आ जाते हैं और ये लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन फिर इसमें से कोई एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति सारी व्यवस्था को ठीक करता है और वो व्यक्ति फिर से शासक बनता है। इस तरीके से राजतंत्र फिर से आ जाता है और फिर वही आगे का क्रम देखें तो राजतंत्र फिर भ्रष्ट होता है, वो निरंकुश तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। इस तरह परिवर्तन का ये चक्र संविधानों के परिवर्तन का चलता रहता है। ये अरस्तु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने संविधान संबंधी विचारों के अंदर बताई है। संविधानों के संदर्भ में जब उन्होंने इसका वर्गीकरण किया तो एक ये परिवर्तन चक्र भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये भी एक बहुत अपना महत्व रखता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसा हमने पढ़ा, बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी संविधानों की, बहुत अच्छा वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया। परिवर्तन चक्र भी हमें थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि ऐसा होता है आमतौर पर जब हम व्यावहारिक रूप में देखते हैं तो, लेकिन अरस्तु के इस वर्गीकरण की बहुत अधिक आलोचना भी होती है और आलोचना के कुछ आधार हैं। एक तो सबसे पहला आधार ये है कि ये अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण कहा है, लेकिन अगर हम देखें कि निरंकुश तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र ये संविधानों का वर्गीकरण नहीं है, ये सरकारों का वर्गीकरण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंस जो है वो उन्होंने नहीं कर पाए कि ये सरकार और संविधान का, तो सरकारों का वर्गीकरण है, ये संविधानों का नहीं।
दूसरी बात एक और आप देखें कि जो परिवर्तन चक्र है वो बहुत त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि राजतंत्र हमेशा ही निरंकुश तंत्र में बदले या निरंकुश तंत्र हमेशा ही कुलीन तंत्र में बदले। निरंकुश तंत्र सीधे जनतंत्र में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक परिवर्तन चक्र जो उनका दिया है ये भी त्रुटिपूर्ण है। और फिर इसके बाद में जैसा कि पहले आपको बताया गया कि संविधान, राज्य, सरकार, इन शब्दों में कोई अंतर, संविधानों के वर्गीकरण के संदर्भ में जब अपने विचार रखते हैं अरस्तु, तो वो इन शब्दों के बीच में कोई अंतर नहीं कर पाए। और राजतंत्र को बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने दे दिया, प्रजातंत्र को, जिसको कि भीड़तंत्र का, बहुत निम्न स्थान दिया है। तो ये अरस्तु के वर्गीकरण में हमें देखने को मिल रहा है। और लेकिन यदि हम देखें तो आधुनिक समय में बहुत सी और नई सरकारें अस्तित्व में आ गई हैं और आधुनिक समय में ये उस तरह से मान्य नहीं है जैसा कि उस समय था। लेकिन फिर भी हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी इसका ये अपना महत्व रखता है। और ये अपना महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके फिर ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो इसके अंदर सबसे महत्व का जो मूलभूत सत्य है इसमें वो ये कि शासन का जो लक्ष्य है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। अच्छा लक्ष्य है या बुरा लक्ष्य है, ये एक बहुत ही मतलब नया आधार मिलता है कि अगर वो अच्छे लक्ष्य को लेकर चलता है तो वो इस तरीके का शासन है, यदि वो बिगड़ा हुआ उसका रूप है तो वो इस तरीके का है। तो लक्ष्य महत्वपूर्ण है और इसको अरस्तु ने आधार बनाया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के साथ जुड़ी है कि अरस्तु के बाद आगे आने वाले विचारकों ने, जैसे मैकियावेली हैं और भी विचारक हैं, उन्होंने जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने अरस्तु के इस वर्गीकरण को अपना आधार बनाया है। तो ये एक बहुत ही महत्व की बात लगती है। और निश्चित रूप से इतने समय पहले इतनी सुव्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से अरस्तु ने जो अपनी बात कही है वो अपना विशेष महत्व रखती है। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधानों के इस वर्गीकरण को जो बाद के और विचारकों ने भी अपनाया, तो इसके अंदर हमें भी कुछ मूलभूत चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक बार इस पूरी स्लाइड्स को आप वापस से देख लें, जिससे अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप उसको नोट कर सकें। संविधानों की परिभाषा है, नैतिक परिभाषा, राजनीतिक परिभाषा, और फिर इसके बाद में आप देखिए संविधानों का वर्गीकरण है, किस तरीके से ये बताया गया है, संख्या के आधार पर, नैतिक उद्देश्यों के आधार पर, और फिर इसके बाद में इसका चक्रीय परिवर्तन है, ये है, और फिर इसके बाद में इसका महत्व, इसकी आलोचना है कि कई प्रकारों से आलोचना की गई है, और फिर इसके बाद में इसका महत्व है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज आपने जाना है, और इसके आधार पर भी अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं।